नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। काशी में आस्था के साथ साथ आज सियासी रंग भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित 12 मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। यह मैराथन बैठक लगभग 4 घंटों से ज्यादा चली। बैठक में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को दिखाए। विकास कार्यों पर चर्चा भी हुई। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर खासा जोर रहा। इस बैठक में बीजेपी के 9 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कल गंगा नदी में जो क्रूज हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बाकी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस क्रूज पर थे और इस लंबी बैठक का हिस्सा बने। ये 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कल मैराथन बैठक देर रात 12 बजे के बाद 1:30-2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें बनारस का रेलवे स्टेशन शामिल है, लगभग 1:15 बजे रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, वहां लोगों से बैठक की, वहां लोग जायजा लिया। और इस समय विशाल स्वर वेद मंदिर एक आकर्षण का केंद्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में स्वरवेद मंदिर महामंदिर भी जाएंगे। ये 7 मंजिला मंदिर परिसर है। बताया जा रहा है कि लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बना है, 64,000 स्क्वायर फीट इलाके में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब यहां इस महामंदिर में पहुंच गए हैं। स्वरवेद मंदिर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, यहां का वार्षिकोत्सव है। 98 वर्ष हो चुके हैं स्वरवेद परिसर को और यहां के वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। यहां पर योग अभ्यास, प्राणायाम और ज्ञान मार्ग पर विशेष बल दिया जाता है। यहां पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं इस यात्रा के दौरान। कल काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रात 2 बजे तक 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते रहे। रेलवे स्टेशन, बनारस के रेलवे स्टेशन भी गए और इतनी रात गए, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे। प्रधानमंत्री लोगों से भी मिले। और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बात की, बीजेपी शासित प्रदेशों के प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त हुआ, लेकिन अभी जो आयोजन है स्वरवेद मंदिर का, उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। स्वरवेद मंदिर जो है उसकी 98वीं वर्षगांठ है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उस वार्षिक उत्सव के अंदर जो है वो सम्मिलित होंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा भाषण होना। और मैं ये कह सकता हूं गौरव कि इस भाषण के अंदर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और काशी को लेकर, उसका जवाब जरूर जो है अखिलेश यादव को मिल जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काम करने का स्टाइल है, वो कोई भी चीज जो बकाया नहीं रखते हैं, इंस्टेंट उतार देते हैं। तो वो आज उनके पास मौका भी है और वो उतार भी देंगे। तो एक तरीके से यह है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक के अंदर प्रेजेंटेशन ली। पूछा आपकी जो बेस्ट स्कीम है स्टेट्स की, उनके बारे में बताइए और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं वो कहां तक पहुंची है, कैसे जमीन पर आप ला रहे हैं, उनको लेकर क्या है। और दूसरी तरफ विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेजेंटेशन दी और बताया कि हर घर नल और जल
इस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, स्वामित्व योजना के बारे में, और साथ ही साथ आयुष्मान योजना को कैसे आप जमीन पर लेके जाएं, कैसे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव जो श्रम मंत्री भी हैं और पार्टी के अंदर बहुत बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं संगठन के अंदर भी, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी कि सरकार में रहते हुए किस तरीके से काम करना है और कैसे जो है समय के ऊपर, समय सीमा के अंदर जो है रहिए मेरे साथ। कुमार अभिषेक हमारे साथ स्वरवेद मंदिर से ही जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, भव्य मंदिर है, सुंदर मंदिर है, 98वां वहां का वार्षिकोत्सव है। क्या क्या आयोजन यहां आज होंगे अभी प्रधानमंत्री के आने के बाद? गौरव, मैं पहले सीधे आपको दिखाता हूं दृश्य, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो उतर गया है इस मंदिर के पास, जहां पर एक जनसभा होनी है, और उसके पास ही वो बड़ा भव्य मंदिर बनकर तैयार है। अगले कुछ सालों में उसका लोकार्पण होगा। लेकिन इस वक्त हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री का वो चॉपर है जिससे वो उतरने वाले हैं। तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो मंदिर से जुड़े लोग और बीजेपी के लोग जो स्वागत समिति के, ये सब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। दूर आपको मंदिर का मैं आपको दिखाऊं कि वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। हालांकि वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये जनसभा रखी हुई है। प्रधानमंत्री पहले जाएंगे और देखिए प्रधानमंत्री निकल करके अभिवादन कर रहे हैं लोगों का, और इस वक्त चॉपर से वो उतर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। पहले इस जनसभा की तरफ उन्होंने अभिवादन का हाथ हिलाया और लोगों ने भी उसी तरीके से उत्तर दिया, और साथ साथ अभी वो वहां से सीधा मंदिर जाएंगे और मंदिर में उसके लिए खास तैयारियां हैं। देखिए बहुत ही भव्य मंदिर बना है। ये मंदिर स्वरवेद महामंदिर धाम इसे कहा गया है। शिवपुर इलाका है वाराणसी का, वहां पर बहुत बड़े इलाके में बनाया गया है, बिल्कुल कमल की शक्ल में है। लेकिन इस महामंदिर धाम का मुख्य जो लक्ष्य है वो साधकों के लिए इसे बनाना है, यानी कि इनका जो विहंगम योग है, योग का ये मंदिर होगा, प्राणायाम का ये मंदिर होगा, और एक साथ 3000 लोग यहाँ पर ये जो प्राणायाम, योग और ध्यान लगा पाएंगे। बहुत बड़ा ध्यान केंद्र होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का आज का दौरा और कल का दौरा, कल उन्होंने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस तरफ मैं कहता हूं, बताऊंगा कैमरामैन को, देखिए इधर लोग हैं जो उनको सुनने के लिए जुटे हैं। दरअसल इस स्वरवेद मंदिर महाधाम के अवलोकन के बाद, यानी कि आज वो घूमेंगे और उसके स्थापत्य, उसके वास्तुकला, उसकी तैयारियों को देखेंगे। 2004 से ये महाधाम मंदिर बन रहा है और खास करके ध्यान केंद्र बन रहा है। तो दो साल के बाद इसका उद्घाटन होना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कल एक काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, आज लगभग एक बड़ा मंदिर जो कि बहुत बड़ी क्षेत्रफल में बना है उसका अवलोकन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर उनकी यात्रा धार्मिक, आध्यात्मिक और इन सब से अगर हम इतर कहें तो काशी के उन तमाम चीजों को विश्व पटल पर लाने की है जिससे काशी बन रही है, जिससे काशी पहचानी जा रही है। गौरव, काशी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, ये सतत प्रयास है। और हिमांशु, इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री देर रात मतलब जो बनारस रेलवे स्टेशन की वो तस्वीर हमने देखी, तो उसमें 1:15 और 1:30 बजे के बीच रात में प्रधानमंत्री वहीं मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री इसी तरीके के औचक के निरीक्षण करने के लिए जाने जाते हैं और वो सरप्राइज विजिट करते हैं। और यही सरप्राइज विजिट जो है कल उन्होंने बनारस की गलियों पे भी की और बनारस के रेलवे स्टेशन पे भी की। तो एक तरीके से उन्होंने आज की इस बैठक से पहले, मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी, उस बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्रियों को ये कह दिया, अगर आपने कोई विकास के काम किए हैं तो उसका निरीक्षण कीजिए, उसका ग्राउंड जीरो से जाकर रिपोर्ट भी लेनी होगी आपको। आपने योजना शुरू कर दी, कोई काम शुरू किया डेवलपमेंट का, वो ठीक है, लेकिन उसका समय समय पर जाकर आपको निरीक्षण करना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, लोगों से मिलना होगा कि काम पूरा कब तक होगा। और जब आप अपनी समीक्षा करेंगे, आप अपना खुद जाके मुआयना करेंगे, तो जो काम है वो समय सीमा पर होगा, ये आश्वस्त हो जाता है। क्योंकि कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, किसी भी चीज में बहुत सी समस्याएं आती हैं अधिकारियों को, जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं, तो उससे अगर उन अधिकारियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है वो आप ही कर सकते हैं। इसीलिए आपको
आपको जाना होगा। और ये आज गुड गवर्नेंस के अंदर है कि काम कीजिए, उसका प्रचार और प्रसार भी करना होगा। काम करना ही नहीं जरूरी है, लोगों को बताना होगा कि काम किया है और कैसे किया गया है, ये जरूरी है। और ये बात प्रधानमंत्री हमेशा हर मीटिंग में भी कहते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो या मुख्यमंत्रियों की बैठक। तो अब 5 राज्यों के चुनाव है, उनका ये कहना है कि जैसे वाराणसी के अंदर काम हुए, वाराणसी को बदला जा रहा है। कल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और अन्य परियोजना है। मैं खुद जाके लोगों के बीच में जाके पूछता हूं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। तो आपको भी जाना होगा और 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए आपको संगठन और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और ये बात प्रधानमंत्री ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखी है, 19 में भी देखी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं और कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब यही नहीं कि आपने काम किया और छोड़ दिया, उसकी रिपोर्ट लीजिए और कहां तक काम हुआ है, अंतिम व्यक्ति को उसका फायदा मिला है या नहीं मिला, ये बताना बहुत जरूरी भी है और जानना भी जरूरी है। जब आपके पास रिपोर्ट होगी तो आपको हिमांशु और अभिषेक रहिए मेरे साथ, विस्तार से आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चाहते क्या क्या है, किस तरह की ये बैठक हुई। तो बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने कामकाज की रिपोर्ट दी, चुनावों को लेकर मंथन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। बैठक को लेकर क्या रहा एजेंडा, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। लगभग 350 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था और 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। जो विश्वास है काशी विश्वनाथ के ऊपर, वो सब रखने वालों को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक देन मोदी जी ने दिया है। बहुत स्वच्छ है, पराक्रम कर सकते हैं, घाट तक जा सकते हैं और दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया ये तो अद्भुत है और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वो आस्था कायम करने का ये जो काम है, पूरा भारतवर्ष बहुत साल तक मोदी जी को याद करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सद्गुरु सदाफल देव संस्थान में है और यहां पर वार्षिक उत्सव होने वाला है। बहुत ही सुंदर ये इस भवन की संरचना हुई है और बहुत ही विस्तार से इस जगह के बारे में हमें और बताइए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में अभिषेक। देखिए गौरव, ये बहुत ही बड़ा एक परिसर बनकर तैयार हुआ है और इस परिसर को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल मकराने का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल है। तकरीबन 1800 फुट की इसकी ऊंचाई तय की गई है और इसमें कई मंजिल तय बनाए गए हैं और सभी के और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहाँ पर सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान पहुंच गए हैं, स्वरवेद महामंदिर में। बेहद खूबसूरत और अब यहां का निरीक्षण भी करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, राज्यपाल भी पीछे आ रही हैं और यहां पर प्रधानमंत्री धाम के भ्रमण के बाद, स्वरवेद महामंदिर धाम के भ्रमण के बाद प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह है सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान, स्वरवेद महामंदिर। योग का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये एक संस्थान है। यहां पर योग के माध्यम से, ज्ञान मार्ग से होगा जब प्राप्त
सिद्धि और प्राप्ति ईश्वर की, उसका प्रयास यहां पर किया जाता है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ यहां योग कर सकते हैं। एक विशेष मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स है यहां पर, यानी ध्यान लगाने का एक केंद्र, स्वरवेद। और मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक का हमारे साथ है। ये मंदिर, महामंदिर अभी बन ही रहा है, जहां पर 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ योग कर सकते हैं। और यहां पर किसी एक ईश्वर विशेष की प्रतिमा या स्तुति नहीं होती, लेकिन योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास होता है। अभिषेक, बिल्कुल गौरव, देखिए इसमें भगवान की प्रतिमा नहीं है। इन जो गुरु हैं उनकी प्रतिमा जरूर लगाई गई है और कई जगहों पर लगाई गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा परिसर जो बना है, ये परिसर मुख्यतः जो इनका विहंगम योग है, योग, प्राणायाम, ध्यान, इसका जो एक मिश्रण है, गुरु शिष्य परंपरा के भीतर किस तरीके से इस ध्यान केंद्र को बड़ा करना है, ये इसके मूल में है। 2004 से इसकी शुरुआत हुई और अभी तकरीबन 2.5 साल का वक्त और बचा है जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा। 80,000 वर्ग फुट इसका पूरा इलाका है और साथ साथ 135 फुट ऊंची जो इनके गुरुदेव की प्रतिमा है वो इसमें लगाई जाएगी। हमने जब परिसर का एक तरीके से मुआयना किया, देखा, तो ये अपने आप में स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना यहाँ भी दिखाई दिया। बहुत दूर से जब आप बनारस के इस शिवपुर इलाके में आएंगे तो दूर से ही ये मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। इनके जो साधक हैं, इनके जो अनुयायी हैं, पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं और जिस तरीके का ये भी एक मंदिर, महामंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें महाधाम ये कह रहे हैं, ये अपने आप में अनूठा होगा। और काशी में इस तरीके का ध्यान केंद्र शायद ये अपने आप में इकलौता होगा, पहला होगा। आप गलियों में, गंगा किनारे आपको साधक जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके का जो ये ध्यान केंद्र बनाया है स्वरवेद ने अपना, ये अपने आप में अनूठा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद इसका अवलोकन कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी कुछ साल और लगेंगे इसे पूरी तरीके से तैयार होकर लोगों के लिए खोलने में। गौरव, और एक मुख्यमंत्री परिषद अब से थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी रीवा, हमने देखा कि गान के साथ में, स्वास्तिक गान के साथ में, और अब वो इस मंदिर स्वरवेद मंदिर में यहां पर लगभग 3,137 जो श्लोक अलग अलग दीवारों पर लिखे हैं। जो श्रद्धालु यहां आते हैं, जो साधक यहां आते हैं, वो उन श्लोकों को पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। अभिषेक, स्वरवेद मंदिर में किस तरह से साधना की जाती है, किस तरह से योग अभ्यास किया जाता है, 2004 से किस तरह से सिलसिला चल रहा है? देखिए गौरव, ये स्वरवेद जो महाधाम बना है, ये अब तक बन रहा था। इसमें इसके अगर आप भीतर के नक्काशियों को देखेंगे तो इसमें जितने भी इसके पाए हैं, जितने भी इसके खंभे हैं, उसमें 3906 इसके जो दोहे हैं उन्हें वो उकेरे गए हैं। जो इनका ग्रंथ है स्वरवेद, उस ग्रंथ में जितने भी दोहे हैं उन्हें अलग अलग उन पर उकेरा गया है। जब हमने देखा तो इसकी भव्यता विशाल है, बहुत बड़ा गोल गुंबद है, विशाल गुंबद है, और जिसके नीचे एक असीम सी शांति मिलती है। अभी ये बनने के क्रम में है, लेकिन यहाँ पर साधक जरूर आपको दिखाई देंगे। लोग यहाँ आकर अभी भी साधना कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आधिकारिक उद्घाटन है
इसमें अभी 2 वर्षों का समय और लगेगा जब इसे पूरी तरीके से देश दुनिया के लिए खोला जाएगा। तकरीबन 3 लाख वर्ग श्वेत मकराना के पत्थर से ये बना है। इसके अलावा 3 लाख नक्काशीदार गुलाबी पत्थर हैं, सैंडस्टोन है, उसका इसमें इस्तेमाल हुआ है। 2,50,000 वर्ग फुट का इसका पूरा कुल क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई आप अगर देखें तो 180 फुट की इसकी ऊंचाई है और पूरे के पूरे फूल के आकार में, कमल के आकार में ये पूरा महाधाम बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री खुद इसका अवलोकन कर रहे हैं और इनके जो साधक होते हैं, जो इनके अनुयायी हैं, ये सिर्फ वाराणसी नहीं पूरे दुनिया में फैले हैं। तो जब हमारी आज इनसे कई लोगों से मुलाकात हुई तो कुछ लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, यहाँ तक कि विदेशों से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ये अपने आप में अद्भुत धाम है। स्वरवेद अभी तक लोग इसकी आध्यात्मिक विचारों की लाइन से ही समझते थे, लेकिन अब देखने के लिए इतना बड़ा धाम, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ध्यान केंद्र अब वाराणसी में हो गया है, बनारस में होने जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। और अगर आप प्रधानमंत्री का ये दौरा देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पहले दिन काशी कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया, उसका लोकार्पण किया और उसकी जो भव्यता थी, आज अगर हम ये कहें कि दूसरे दिन उन्होंने इस स्वरवेद का जो ये महाधाम मंदिर, महाधाम चुना अवलोकन के लिए, ये अपने आप में दिखाता है कि वाराणसी, बनारस में किस किस तरीके से अब बड़े काम, आध्यात्मिक केंद्र खुल रहे हैं। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी वक्त है थोड़ा खुलने में, लेकिन आज प्रधानमंत्री का यह अवलोकन ये जरूर दिखाएगा कि आने वाले वक्त में यहाँ जो साधक हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उनकी भी संख्या बढ़ेगी और ये काशी के लिए और बनारस के लिए एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, घूमने की जगह या फिर साधकों के लिए अपने साधना की भी जगह होगा। गौरव। और 98वां वार्षिकोत्सव है, 100th एनिवर्सरी ऑफ स्वतंत्रता सेनानी सदगुरु सफलदेव जी, वो भी मनाया जा रहा है। और यही नहीं, मतलब ये जिक्र भी, जब काशी वासियों का जिक्र किया अभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से काशी से न केवल विरोध हुआ अंग्रेजों का, वॉरेन हेस्टिंग्स का, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो म्यूटनी हुई थी उसमें भी हिज होलीनेस सदगुरु सफलदेव जी, उनको जो जेल हुई, उनके खिलाफ जो केस हुए, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो काशी को उसका महत्व दिलाने में जिन जिन लोगों की भूमिका लगातार रही है, उसको भी उजागर करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। अभिषेक, बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अलग अलग जिक्र किए और आज अगर सफलदेव के इस मंदिर को आप देख लें, इनके महामंदिर को देख लें, इनके 98वें वार्षिकोत्सव को देख लें, तो प्रधानमंत्री ने ये जरूर किया है कि जो काशी से जुड़े लोग या काशी से जुड़ी परंपरा या काशी का जुड़ा महात्म, काशी से जुड़ा अगर कोई स्थापत्य है तो उसको दुनिया के सामने लाने की ये उनकी कोशिश अलग से दिखाई देती है। उन्होंने स्वरवेद के जो महागुरु, जिनके नाम पर ये पूरी परंपरा निकली है, उनके इतिहास और जीवन वृत्त पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। कल की बात अगर कर लें तो कल उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया था, कल उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का जिक्र किया था। उन्होंने इसी बहाने बनारस के उन लोकोक्तियों, उन कहानियों की चर्चा की जो बनारस को बनारसी कहने में, बनारसी जो गर्व की बात आती है, जो लोग गर्व महसूस करते हैं, उन तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने कल भी रखा। और आज भी अगर इतना बड़ा ये ध्यान सेंटर, महाधाम अगर बनकर तैयार हो रहा है, निश्चित तौर पर ये 2004 से बन रहा है और ये इनकी जो सबसे बड़ी संस्था है वो इसे मूर्त रूप दे रही है, लेकिन वाराणसी में एक के बाद एक जिस तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास या डेवलपमेंट की बात इस समय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे जो मॉडल हैं वो दुनिया के सामने सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ निर्माण की बात नहीं की है, निर्माण के साथ साथ उन्होंने बनारस के उन तमाम पहलुओं को छुआ है। अब आप देख लें कल का उनका भाषण, उसके बाद वो कल शाम को जिस तरीके से औचक निरीक्षण में बनारस स्टेशन निकल गए। अब बनारस स्टेशन की बात करें तो बनारस स्टेशन का नाम मरवाडी स्टेशन हुआ करता था बनारस के भीतर। बनारस के नाम का कुछ भी बनारस के भीतर नहीं था। तो पहला
रेलवे स्टेशन को उन्होंने बनारस का नाम दे दिया। बनारस को छूने, बनारस को जीने की जो बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी तरफ बढ़ता हुआ ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कल रात को वो औचक निरीक्षण में गए। बनारस रेलवे स्टेशन, अभी तक आप वाराणसी रेलवे जंक्शन सुनते हैं, वो अलग है। उससे कुछ दूरी पर ये बनारस का रेलवे स्टेशन जो कि मरवाडी था, कल रात को पहुंचे हैं। वहां जो लोग मौजूद थे उनसे उन्होंने बात की है, बच्चे को गोद में खिलाया है, जो रात के समय अपनी सेवाएं देते हैं उनसे बातें की हैं। तो ये आज जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से मांगा कि आपके 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसका प्रेजेंटेशन दीजिए। और इस प्रेजेंटेशन को सारे मुख्यमंत्रियों के साथ शेयर किया गया। यानी कि अगर 5 बिग टेक अवे, जो ऐसी चीजें हैं जो एक सरकार ने दिया है, तो उसे सारी सरकारें उसे देखें कि वो अपने यहाँ किस किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, इसको एक कंपोजिट दौरे के तौर पर देखना पड़ेगा। आध्यात्म, धर्म, योग, इसके साथ साथ जो विकास की गाथा पूरे देश में लिखने की एक कोशिश हो रही है, उसके केंद्र से उन्होंने ये आवाज दी है। उसके केंद्र में खड़े होकर उन्होंने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, खास करके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रेजेंटेशन लिया है, उन्हें बताया है कि आपको क्या क्या करना है। सियासत अपनी जगह है, चुनाव हैं, चुनाव आएंगे और चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। क्योंकि आज जो सुबह पहली मीटिंग थी, वो जितने भी इनके संगठन के लोग थे, तमाम लोगों से चर्चा हुई है। लेकिन आखिर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाकर उनके साथ 5 घंटे की चर्चा करना, 5 बिग प्रैक्टिसेस पर चर्चा करना, अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नियां हैं, मुख्यमंत्री अपनी पत्नियों के साथ जाएंगे और जो हस्तशिल्प है लखनऊ, ये वाराणसी की साड़ियां, इन्हें वो खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर एक पूरी तरीके से बनारस को जीना, बनारस को महसूस करने की एक पूरी कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी, अपनी सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों को भी उसमें जोड़ा है। और साथ साथ लोगों को भी यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि ये बनारस जो है, ये बनारस का रस पूरे विश्व में ऐसे फैले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस महामंदिर का दर्शन कर रहे हैं, देख रहे थे उस मंदिर को, और अब अपनी तो प्रधानमंत्री राजनीतिक यात्रा जो उनके जो भाग है, एक सभा को संबोधित करने के लिए यहां से निकल रहे हैं। लेकिन ये जो मंदिर है बेहद बेहद खूबसूरत, और मकसद, प्रयास, स्वर, वेद, ब्रह्म ज्ञान, ये देने का प्रयास। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान में सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सभी अनुयायी यहां पर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सियासत में और उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग अभी छिड़ी हुई है। पहले जिन्ना, फिर औरंगजेब, लाल टोपी, रेड अलर्ट, एक से एक जुमले उछाले जा रहे हैं। और इस शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्हीं जुमलों की हम बात भी करेंगे। औरंगजेब की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे कि किस तरह से नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। निशाने पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का पलटवार। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र किया। बीजेपी नेताओं को विरोधियों पर हमले का नया किरदार मिल गया। अब तक हमले के अकेले हथियार के रूप में जिन्ना थे, अब तरकश में औरंगजेब भी जुड़ गया। निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से ये औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी जिसने विध्वंस किया था। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचा दिया था ना, उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने पूरे परिवार को, चाचा ताऊ पिता को हाशिए पर पहुंचा दिया है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं, तो ये उनकी आत्मा बोल रही है। अब उनके भाग्य में ये शुभ काम तो है नहीं, गंगा का जल तो उनके भाग्य में है नहीं, टोटी का जल है। तो टोटी तो फिर वो चोटी की परिभाषा भी जानते हैं और बाकी बातें भी टोटी के बारे में अच्छी जानते हैं। आखिर अखिलेश पर औरंगजेब वाला हमला क्यों हो रहा है? क्या किया अखिलेश ने जो उन पर औरंगजेब वाली भाषा बोलने का आरोप लग रहा है? सुनिए इसकी वजह। पीएम मोदी के 2 दिन के काशी प्रवास को लेकर पूछे गए सवाल पर कल क्या बोल गए थे अखिलेश? बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने कल वाराणसी पहुंचे थे। बाबा काल भैरव की पूजा, ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच, गंगा आरती, आधी रात को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना, देर रात को बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण और आज बीजेपी शासित सूबे के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। पीएम का इतना व्यस्त और भव्य दौरा और उस पर अखिलेश की ये टिप्पणी, बीजेपी नेताओं को एसपी सुप्रीमो का ये अंदाज नागवार गुजरा। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। क्योंकि आदरणीय मोदी जी एक तरफ सांस्कृतिक विरासत का भव्य रूप देते हैं, तो एक गरीब को पक्का मकान देते हैं। मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब की मानसिकता का पालन करने वाले यह लोग, जिन्होंने अपने पिता को ही गद्दी से उतारकर फेंक दिया हो, वो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राचीन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, और अखिलेश यादव जी अपने समय मिलने पर केवल हज हाउस बनाते रहे, आज यही उनकी हताशा है। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं, और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी की नजरों में अखिलेश अब तक जिन्नावादी थे, लेकिन अब उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। यूपी में चुनाव अभी थोड़ी दूर है, लेकिन चुनावी चकल्लस की यहाँ कमी नहीं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ पौलमी साहा, दिल्ली आज तक। अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। अखिलेश यादव से माफी की मांग हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव के बचाव में विपक्ष के नेता भी खड़े हो गए हैं। उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के कहने का बीजेपी गलत अर्थ निकाल रही है और फिर उसे एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास हो रहा है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े।
1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा, आखिर उसके क्या मायने हैं? पौराणिक मान्यता है कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है। इस मान्यता को मानने वाले हजारों लोग सालों से वाराणसी में प्रवास कर रहे हैं। उनके लिए खास तौर पर मुमुक्षु भवन भी बनाया गया है, जहां लोग अपने जीवन की यात्रा काशी में खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश के बयान पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। मैं तो कहा कि वो भाग्यशाली है जो गंगा में डुबकी लगाए और महादेव का जलाभिषेक करे, वो भाग्यशाली है। वो क्या जाने इस व्यथा को, इस बात को। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले, मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी। ये काम कैसे हो रहा है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब कल अखिलेश को बयान को मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये कभी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, नौटंकी करते रहे। इस तरह का बयान देना कि 2 महीने रह ले और अंत में यही आना है, ये शब्द बहुत शर्मनाक है। और मुझे लग रहा है कि इसको अखिलेश में यदि जरा सी इंसानियत है तो इस शब्द पर माफी मांगना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश के बयान के दूसरे मतलब निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी सुप्रीमो के कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यूपी से बीजेपी सरकार के आखिरी दिनों से है। पॉलिटिकल टर्म खत्म हो रहा है किसी का, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और यही मुद्दा लाने की कि मंदिर मस्जिद हो या जो भी वो बार बार करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, तो ये उसी जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की कृपा भी नहीं होने वाली है इनकी सरकार पर। तो यही बात उसी परिप्रेक्ष्य में सपा के अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि ये सरकार की अंतिम समय चल रही है, विदाई का समय है, तो इसीलिए उन्होंने ये तंज कसा है। ये पहली बार नहीं जब अखिलेश अपने बयानों की वजह से बीजेपी के निशाने पर आए हैं। इससे पहले जिन्ना को क्रांतिकारी बताकर बीजेपी को नाराज कर चुके हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव कभी शालीन नेता माने जाते थे। जब तक वो सीएम रहे, उन्हें कभी किसी ने गुस्सा करते नहीं देखा था। वो बड़े बड़े हमलों को सहजता से झेल लेते थे। उनके इस शालीनता का विपक्षी नेता भी कद्र करते थे। लेकिन हाल के दिनों में अपने बयानों की वजह से अखिलेश लगातार विवादों को न्योता दे रहे हैं। क्या अखिलेश की जुबान फिसल रही है या उनका कटाक्ष बीजेपी को समझ नहीं आ रहा? आज तक ब्यूरो। प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार के साथ अगले साल घरों की डिमांड में जोरदार तेजी आने का अनुमान है। ऐसे में लागत बढ़ने से परेशान डेवलपर्स प्रॉपर्टी की कीमत 5% तक बढ़ा सकते हैं। यह दावा नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में किया गया है।
the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth. आरबीआई के इस फैसले से तय हो गया है कि कम से कम फरवरी तक तो सस्ती ब्याज दरों का दौर जारी रहेगा। जाहिर है कि न्यूनतम स्तर पर लुढ़क चुके होम लोन रेट्स ने ही कोरोना के बावजूद रियल एस्टेट की रिकवरी में मदद की है। अब इनके आगे भी निचले स्तर पर बने रहने से रियल एस्टेट को रफ्तार पकड़ने में मदद मिलेगी। फिलहाल जो बैंक सबसे कम रेट पर होम लोन दे रहे हैं उनमें शामिल हैं एसबीआई, जहां होम लोन की ब्याज दर 6.8 से लेकर 7.3% तक है। एचडीएफसी होम लोन पर 6.25 से 7.15% तक की ब्याज दर ले रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.5 से 7.85% पर होम लोन मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक 6.70 से लेकर 7.40% की ब्याज दर पर होम लोन देगा। यूनियन बैंक 6.40% की शुरुआती ब्याज दर के साथ होम लोन दे रहा है। जाहिर है इसके पहले कभी इतनी सस्ती ब्याज दर पर होम लोन नहीं मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में भी प्रॉपर्टी मार्केट में बिक्री में तेजी बनी रहेगी। जो सेल्स मोमेंटम हमने 2021 में देखा था वो कंटिन्यू करेगा 2022 में, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस अब यहाँ से इंक्रीज करेगा। इंडस्ट्री इंडिकेटर्स जो हम ट्रैक करते हैं, मेनी ऑफ द इंडस्ट्री इंडिकेटर्स लाइक अफोर्डेबिलिटी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, डेवलपर सेंटिमेंट्स, लैंड प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब पैरामीटर्स शो कर रहे हैं कि अब प्राइसेस यहाँ से बढ़ेगा, हाउस प्राइसेस। वैसे घर खरीदने के लिए दिसंबर भी ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि नाइट फ्रैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल घरों के दाम 5% बढ़ सकते हैं। साथ ही अगले साल घरों की डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान भी इस रिपोर्ट में लगाया गया है। माना जा रहा है कि बड़े मकानों और बेहतर सुविधाओं की जरूरत और तुलनात्मक रूप से कम कीमतें ग्राहकों को मकान खरीदने का फैसला करने में मदद करेंगी। मार्केट में काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। उसका कई कारण है। एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरह जो जीएसटी हुआ या रेरा आने के बाद जो पॉजिटिविटी और जो एक ट्रांसपेरेंसी आई है मार्केट्स में, उससे भी काफी कॉन्फिडेंस इस रियल एस्टेट सेक्टर में दोबारा वापस आने लगा। रियल बायर्स जो है अब इवन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट में काफी तेजी देखने को मिली है। रेडी टू मूव जो स्टॉक था वो डेवलपर्स का काफी ज्यादा लिक्विडेट हो गया है। अब डेवलपर्स जो नए प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में डर रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आ रहे थे, उनकी सप्लाई भी अब मार्केट में आई है। तो डेवलपर्स फेस्टिवल सीजन, चूंकि दिसंबर तक फेस्टिवल सीजन कहा जाता है, तो ऐसे टाइम में सभी डेवलपर्स बायर को अपनी तरफ खींचने के लिए नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल रेजिडेंशियल के साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टी और ऑफिस स्पेस की बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी। जिस तरह से देश में आईटी सेक्टर लगातार छलांग लगा रहा है, उसे देखकर आसानी से ये यकीन किया जा सकता है कि लोगों को ऑफिस की भी जरूरत होगी और फिर नौकरी मिलने के बाद घर खरीदना भी उनकी प्राथमिकता बन जाएगी। आदित्य के राणा, आज तक। तेज आर्थिक रिकवरी के बावजूद देश में बेरोजगारी दर बढ़ने का सीएमआई ने दावा किया है। बेरोजगारी में हो रहे इस बढ़ोतरी की वजह देश में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले एमएसएमई सेक्टर की कमजोर हालत है। तमाम रियायतों के बावजूद एमएसएमई सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में आई गिरावट इस मुश्किल को और बढ़ा रही है। देश की इकोनॉमी में आए तेज उछाल के बावजूद सब कुछ सही नहीं है जैसी आशंकाएं भी वक्त वक्त पर जाहिर हो जाती हैं। बेरोजगारी के आंकड़े इस आशंका को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। अब जिस तरह के आंकड़े एमएसएमई सेक्टर को लेकर सामने आए हैं, उससे लग रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को कोरोना काल में मिली सरकारी मदद नाकाफी है। दरअसल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स यानी DGCI एंड एस के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में एमएसएमई प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में 7.5% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि 2019-20 में एक्सपोर्ट में करीब 2% की कमी आई है। इस गिरावट को एक्सपोर्ट की वैल्यू के हिसाब से समझें तो इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। DGCI एंड एस के आंकड़ों के मुताबिक
2018-19 में करीब 158 अरब डॉलर के एमएसएमई प्रोडक्ट्स का निर्यात हुआ था। वहीं 2019-20 में 156 अरब डॉलर और 2020-21 में करीब 144 अरब डॉलर के एमएसएमई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ। ये हाल तब है जबकि सरकार ने कोरोना काल में सबसे पहले और सबसे ज्यादा योजनाएं एमएसएमई के लिए ही शुरू की थीं। जानकारों का मानना है कि सरकार की योजनाओं से ज्यादातर फायदा स्थापित उद्योगों को ही मिला है। छोटी एमएसएमई यूनिट्स अभी तक कोरोना के असर से उबर नहीं पाई है। लेबर इशू है, फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज की कमी है, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी का इशू है, 18% जीएसटी का इम्पैक्ट है और लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल है। इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह आज अगर 2 करोड़ रुपया का लोन एमएसएमई को इंटरेस्ट फ्री, सिक्योरिटी फ्री दिया जाए, लो इंटरेस्ट पे दिया जाए, तो एमएसएमई की प्रगति बहुत तेजी से हो सकती है। हालांकि भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई एक्सपोर्ट्स की भागीदारी का स्तर करीब करीब पहले के बराबर बना हुआ है। 2018-19 में एमएसएमई से जुड़े एक्सपोर्ट्स का कुल निर्यात में 48.10% हिस्सा था, जो 2019-20 में बढ़कर 49.75% और 2020-21 में 49.35% हो गया था। जानकारों का मानना है कि एमएसएमई को जिस तरह से सस्ते कर्ज से लेकर दूसरी रियायतें मिली हैं, उन्हें देखते हुए यहाँ पर कुल निर्यात में बढ़ोतरी का न होना चिंता की बात है। हालांकि इस साल देश का निर्यात लगातार बढ़ा है। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या इस साल से हालात में सुधार होगा या सरकार को अपने राहत के पिटारे से एमएसएमई के लिए कोई और पैकेज निकालना होगा। आज तक ब्यूरो।